नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। समाचारों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। अपने दिवंगत पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए दो हिंदू बहनों ने 1.5 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की अपनी 4 बीघा जमीन ईद के त्योहार से पहले ईदगाह के विस्तार के लिए दे दी। इन बहनों के दान ने मुसलमानों के दिल को छू लिया और उन्होंने भी मंगलवार को दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। देश के विभिन्न हिस्सों से आ रही सांप्रदायिक तनाव की खबरों के बीच दो बहनों की उदारता उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के छोटे से शहर काशीपुर में चर्चा का विषय बनी हुई है, जो कि पूरे देश में चर्चा का विषय बनना चाहिए। जानकारी के अनुसार 20 वर्ष पहले स्वर्गवास से पहले ब्रज नंदन प्रसाद रस्तोगी ने अपने करीबी रिश्तेदारों को बताया था कि वे अपनी 4 बीघा कृषि भूमि नजदीक ही बने ईदगाह के विस्तार के लिए दान देना चाहते हैं। हालांकि अपने बच्चों को अपनी अंतिम इच्छा बताने से पहले रस्तोगी का जनवरी 2003 में ही निधन हो गया। दिल्ली और मेरठ में अपने परिवारों के साथ रह रही उनकी पुत्रियां सरोज और अनीता को हाल ही में अपने पिता की इस इच्छा के बारे में पता चला तो उन्होंने तत्काल काशीपुर में रहने वाले अपने भाई राकेश से सहमति लेने के लिए संपर्क किया। राकेश भी इस पर तुरंत राजी हो गया। इस प्रकार ये सौहार्द पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। राजस्थान के जोधपुर जिले में हिंसा की घटनाओं के बाद लगाए गए कर्फ्यू को 6 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसे लेकर जिला पुलिस कमिश्नर द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि जोधपुर कमिश्नरेट इलाके में 3 मई को लगाए गए कर्फ्यू को 6 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। राय का बाग पैलेस, बस स्टैंड और राय का बाग रेलवे स्टेशन को कर्फ्यू से बाहर रखा गया है। इसके साथ ही परीक्षा में बैठने वाले छात्रों और शिक्षकों को कर्फ्यू से छूट दी गई है। साथ ही चिकित्सा सेवाओं में लगे कर्मियों, बैंक अधिकारियों, न्यायिक अधिकारियों और मीडिया कर्मियों को भी कर्फ्यू से छूट दी गई है। साथ ही आदेश में कहा है कि अखबारों के हॉकरों को भी अखबार बांटने की इजाज़त होगी। फिलहाल जिले में स्थिति शांतिपूर्ण है और जिले में ईद से कुछ घंटे पहले ही हिंसा के सिलसिले में 140 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एडीजीपी हवा सिंह घुमरिया ने कहा कि फिलहाल हालात शांतिपूर्ण है। अब तक 140 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 14 मामले दर्ज किए गए हैं। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने बुधवार को वह याचिका खारिज कर दी जिसमें 7 मई को उस्मानिया विश्वविद्यालय परिसर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ छात्रों का एक संवाद सत्र आयोजित करने की अनुमति देने से विश्वविद्यालय के इनकार किए जाने को चुनौती दी गई थी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और अन्य ने उस्मानिया विश्वविद्यालय द्वारा संवाद सत्र आयोजित करने की अनुमति के लिए उनके आवेदन को अस्वीकार किए जाने को चुनौती दी थी। ओयू प्रशासन के फैसले के बाद शोध छात्र और कांग्रेस के प्रवक्ता मानवथा राय और विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों ने परिसर में गांधी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर उनके आवेदन को अस्वीकृत किए जाने को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। राय याचिकाकर्ताओं में से एक थे। ओयू के फैसले को बरकरार रखते हुए तेलंगाना उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति बी विजय सेन रेड्डी ने याचिका खारिज कर दी। इससे पहले विश्वविद्यालय ने विभिन्न कारणों से आयोजन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति खासकर खाद्य पदार्थों की बढ़ती महंगाई को देखते हुए 4 साल में पहली बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। आसार है कि बैंक जल्द ही अपनी कर्ज दरों में बढ़ोतरी कर सकते हैं, जिससे होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन की ईएमआई बढ़ जाएगी। आरबीआई ने रेपो रेट को 4 से 4.40% कर दिया है, जबकि कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर को 4.5 से बढ़ाकर 5% कर दिया है। आरबीआई ने यह अपनी निश्चित समयांतराल पर की जाने वाली मौद्रिक समीक्षा नीति से अलग हटकर अचानक ये बढ़ोतरी की है। केंद्रीय बैंक का अचानक उठाया गया कदम बाजार के लिए चौंकाने वाला रहा। हालांकि महंगाई के ऊंचे स्तर को देखते हुए पिछले 2-3 मौद्रिक समीक्षा के दौरान ब्याज दरों में बढ़ोतरी के आसार लगाए जा रहे थे, हालांकि ऐसा नहीं हुआ।
भारतीय जीवन बीमा निगम के आईपीओ को निवेशकों ने हाथों हाथ लिया है। उससे पहले दिन बुधवार को 67% अभिधान मिला। शेयर बाजारों के आंकड़ों के अनुसार आईपीओ में से पॉलिसी धारक वाले हिस्से को 1.9 गुना अभिधान मिला। सरकार को एलआईसी के आईपीओ से 21,000 करोड़ रुपए जुटने की उम्मीद है। वो एलआईसी में अपनी 3.5% हिस्सेदारी बेचने जा रही है। आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 902 से 949 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। आईपीओ खुदरा और संस्थागत निवेशकों के लिए खुला और 9 मई को बंद होगा। पहले दिन पॉलिसी होल्डर वाले हिस्से को 1.9 गुना अभिधान मिला। राजद्रोह कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दूसरी अर्जी दाखिल की है। जवाबी हलफनामे दाखिल करने के लिए उसने 1 हफ्ते का वक्त और मांगा है। इस मामले में स्पेशल बेंच में गुरुवार को सुनवाई होनी है। सोमवार को भी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल कर जवाब दाखिल करने के लिए और वक्त मांगा था। केंद्र ने कहा था कि मसौदा तैयार है, लेकिन सक्षम अधिकारी से मंजूरी का इंतजार है। दरअसल आईपीसी की धारा 124A यानी देशद्रोह कानून की संवैधानिकता वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को फाइनल सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कहा था कि वो हफ्ते के अंत तक अपना जवाब दाखिल करे। इसके बाद याचिकाकर्ता अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करेंगे। केंद्र की ओर से एसजी तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र की ओर से जवाब लगभग तैयार है और 2-3 दिन में हलफनामा दाखिल किया जाएगा। मुंबई में दादर के ब्रॉडवे सिनेमा के सामने का फुटपाथ लखनऊ से भागकर आए एक नौजवान के लिए फुटपाथ ही उसका घर था। यहीं खाना, रहना और संगीत साधना करना। इस नौजवान का सपना था कि एक दिन इसी सिनेमा में उसकी भी फिल्म लगेगी। ये सपना सच हुआ 1952 में। बेजू बावरा नाम की फिल्म इसी सिनेमा में रिलीज हुई। फिल्म सुपरहिट रही। फुटपाथ पर सोने वाले नौजवान ने बेजू बावरा में संगीत दिया था। हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा में अमर संगीत देने वाले नौशाद की। 25 दिसंबर 1919 को लखनऊ के एक मुस्लिम परिवार में जन्मे नौशाद के घर में संगीत पर पाबंदी थी। अब्बा ने कहा कि अगर इस घर में रहना है तो संगीत छोड़ना होगा, लेकिन नौशाद ने संगीत के लिए घर छोड़ दिया। भागकर सपनों के शहर मुंबई आ गए। कुछ दिन एक परिचित के यहाँ रहे, लेकिन मामला जमा नहीं तो दादर आ गए और फुटपाथ को ही अपना ठिकाना बना लिया। यहाँ पर उन पर उस्ताद झंडे खान की नज़र पड़ी। 40 रुपये महीने की तनख्वाह पर नौशाद को काम पर रख लिया गया। इसके बाद कंपोज़र खेम प्रकाश ने उन्हें फिल्म कंचन में असिस्टेंट का काम किया। अब महीने के 60 रुपये मिलने लगे। यहाँ से नौशाद के फिल्मी सफ़र ने हल्की रफ्तार पकड़ी। नौशाद को 1940 में पहली बार एक संगीतकार के रूप में काम करने का मौका मिला। फिल्म था प्रेमनगर, लेकिन किन्हीं वजहों से फिल्म रिलीज़ नहीं हो पाई। 1944 में फिल्म रतन आई। ये फिल्म चल निकली। इतनी चली कि फिल्म के बजट से ज़्यादा कमाई संगीत की रॉयल्टी से ही हो गई। इसके बाद 1954 में फिल्म आई बेजू बावरा। इस फिल्म के लिए नौशाद को बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। टी सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार की आज यानी 5 मई को बर्थ एनिवर्सरी है। एक छोटी सी म्यूजिक कैसेट कंपनी से बिजनेस की शुरुआत करने वाले गुलशन कुमार ने म्यूजिक की दुनिया में तहलका मचा दिया था। गुलशन कुमार का जन्म आज के दिन पंजाबी परिवार में 1956 में दिल्ली में हुआ था। गुलशन ने दिल्ली के देशबंधु कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की थी। दिल्ली के दरियागंज इलाके में उनके पिता चंद्रभान की एक जूस की दुकान थी, जहां गुलशन उनके साथ काम करते थे। कुछ दिन तक जूस की दुकान पर काम करते करते गुलशन का मन भर गया था। फिर एक दिन उनके पिता ने एक दुकान और ली जिसमें सस्ती कैसेट्स और गाने रिकॉर्ड कर बेचे जाते थे। बस यहीं से गुलशन कुमार के कैरियर ने करवट बदली। गुलशन ने सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी बनाई, जो भारत में सबसे बड़ी संगीत कंपनी बन गई और उन्हें कैसेट किंग कहा जाने लगा। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।